एक छोटे से गांव में रमा नाम की औरत अपने बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। वो गरीब तो थे, जो भी गोलू कमा कर लाता उससे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती और अक्सर रमा बीमार भी रहा करती। माँ उठ जाओ, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। हाँ बेटा, अभी आई। माँ जल्दी करो, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता है तो तू मेरे लिए बहू लेकर आ जा। अरे ठीक है, बहू भी ले आऊंगा। अभी आप जल्दी से नाश्ता दे दो। रमा थकी सी आराम से नाश्ता ला ही रही थी कि अचानक ही वो जमीन पर गिर जाती है। माँ ये क्या हुआ आपको? उठो माँ उठो। गोलू रमा को उठाने लगता है और जैसे ही गोलू रमा को हाथ लगाता है, रमा को बहुत तेज बुखार था जिस वजह से वो बेहोश हो गई और गोलू पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है तो रमा उठ जाती है। माँ अब आप ठीक हो? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। गोलू बेटा, ये बुखार तो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं, आज फिर से हो गया। अभी 3-4 दिन पहले तो आपको बुखार था और अब फिर से बुखार हो गया। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटा, शाम को तुम आओगे ना, तब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ शाम को नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। आपको बुखार तेज हो रहा है। गोलू रमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर रमा का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी माँ को? ये सुबह नाश्ता लाते हुए गिर गई। आपकी माँ को बहुत तेज बुखार हुआ है और उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जितना जल्दी हो सके उनकी चिंता को दूर कीजिए, इससे उनकी सेहत में सुधार आएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और गोलू विनम्र आंखों से खड़े हुए अपनी माँ को देख रहा होता है। बेटा, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ? माँ तुम्हें किस बात की चिंता है? गोलू, तुम ही नहीं पता मुझे किस बात की चिंता है? मेरी शादी की। आप ढूंढो लड़की, मैं शादी कर लूंगा। गोलू अपनी माँ की सेहत को लेकर बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। रमा उसे देखकर मुस्कुराती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आज से ही लड़कियाँ देखना शुरू कर देती हूँ। रमा पंडित जी से बोलकर लड़कियों की तस्वीर मंगवाती है। प्रणाम पंडित जी, आप लड़कियों की तस्वीर लाए तो है ना? मैं अपने बेटे के लिए हीरा लाऊंगी, हीरा। रमा बेटी, हीरा तो मिल ही जाएगा। ये देख, ये लड़की बहुत सुंदर है, पर बेटा ये बहुत गरीब घर की लड़की है। नहीं पंडित जी, मुझे तो कोई अच्छे घर की लड़की दिखाओ। मेरा गोलू किसी से कम है क्या? रमा बेटी, अभी तो कोई अच्छे घर की सुंदर लड़की नहीं है। हाँ, एक लड़की है जो बहुत अमीर घर की है। तुम उसकी तस्वीर देखोगी? हाँ पंडित जी, दिखाओ दिखाओ। पंडित जी उसे लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और रमा तस्वीर देखते ही तस्वीर को फेंक देती है। पंडित जी ये क्या है? मैंने आपसे कहा सुंदर लड़की दिखाइए और आप इतनी काली लड़की दिखा रहे हैं। अरे ये तो कोयले जैसी काली है। काली भले ही है, पर इसके घर वाले गांव के जाने माने सेठ हैं। बहुत जमीन खेत हैं इसके और ये उनकी इकलौती बेटी है। अच्छा पंडित जी। रमा चुप होकर सोचने लगती है। क्या सोचने लगी रमा? लड़की हीरा है, हीरा। बस उसका थोड़ा रंग ही तो काला है और इतनी अमीर है कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। आप हमें इसके घर लेकर चलना। ठीक है, मैं फिर कल आता हूँ। दूसरे दिन पंडित जी रमा और गोलू को उस लड़की के घर लेकर जाते हैं। तभी रमा लड़की को देखे बिना ही घर देखकर ही हाँ करने लगती है। अरे हमें लड़की पसंद है, शादी की तारीख रख लो। रुको माँ, पहले मैं लड़की देख तो लूँ। अरे बेटा, घर देख, कितने अमीर लोग हैं, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। पर मैं बिना देखे लड़की को मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम शादी के बाद रोजाना उसे ही तो देखोगे। रमा बिना देरी किए गोलू की शादी सोना नाम की उस काली लड़की से कर देती है, जो कि बहुत पैसे वाली थी। पैसे वाली होने के साथ साथ सोना बहुत घमंडी, उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अरे आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। रमा सोना का गृह प्रवेश करवाती है। अपने दाहिने पैर को इस कलश पर मारो और अंदर आ जाओ। ठीक है माँ जी। गोलू अपनी पत्नी को कमरे में छोड़ा, थोड़ी देर आराम कर लेगी। ठीक है माँ। अभी तक गोलू ने सोना को देखा नहीं था और वो उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर और कमरा देखकर सोना छटपटाने लगती।
ये कैसा कमरा है? पिताजी ने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। सोना कमरे को देखकर गुस्से में खड़ी थी, तभी वहाँ रमा आ जाती है। सोना बहू, ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा कमरा है। ये मेरा कमरा नहीं हो सकता। आपने इस कमरे की हालत देखी है? ऐसे कमरे में तो हमारे घर के नौकर भी नहीं होते। बेटा, अब तुम्हारी तरह पैसे वाले तो नहीं है ना। देखो मम्मी जी, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। इतना बोलकर सोना अपने पिताजी को कॉल मिलाती है और उन्हें बोलकर अपने कमरे को ठीक ठाक करा देती है। अब हुआ ना ये मेरे रहने लायक। रमा चुपचाप खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। बेटा, तुम्हें ये सब नहीं करवाना चाहिए था। मम्मी जी, आप कुछ मत बोलिए। ये कमरा मेरे रहने लायक नहीं था। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। रमा चुप हो जाती है। तभी वहाँ गोलू आ जाता है और सोना को देख लेता है। माँ, ये काली कौन है और मेरी सोना कहाँ गई? मैं ही सोना हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम मेरी सोना नहीं हो। अरे कहा ना मैं ही सोना हूँ। हटो, चलो, मुझे आराम करना है। अगर तुम ही सोना हो तो मैं ये शादी नहीं मानता। मेरी माँ मेरे साथ ये नहीं कर सकती। ये बात जाकर तुम अपनी माँ से करो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? गोलू को हटाकर सोना बेड पर सो जाती है और गोलू हैरान रहता है कि इतनी काली लड़की से उसकी शादी हो गई। गोलू बाहर जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे कमरे में कौन काली लड़की है? खुद को सोना बता रही है। वो सोना ही है। क्या इतनी काली लड़की से आपने मेरी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? बेटा, तो ये क्यों देख रहा है कि वो कितनी काली है? भगवान ने तो दो ही रंग बनाए हैं ना, काला और गोरा। मैं ये शादी नहीं मानता। बेटा, तुझे सोना को अपनी पत्नी मानना ही होगा। भले ही वो काली है, पर तेरी उससे पूरे विधि विधान से शादी हुई है। माँ, तुमने उसे देखा है? कोयले से भी ज्यादा काली है। सब लोग क्या बोलेंगे? अरे तू लोगों को छोड़ बेटा, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। देख बेटा, अब तेरी शादी उससे हो गई है, वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। गोलू मान जाता है और दरवाजे पर खड़ी ये सब सोना सुन लेती है और उसे अपनी सोच और अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी होती है और वो जाकर अपनी सास से माफी मांगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? मैं समझी नहीं। मुझे लगता था कि आपने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करवाई है गोलू की, और आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, तुम अब हमारे घर की बहू हो, हमारी इज्जत हो और गोलू की जिम्मेदारी हो। धन्यवाद मम्मी जी। सोना ने रमा के पैर छुए और रमा ने उसे आशीर्वाद दिया और अब खुशी खुशी सोना उनके साथ रहने लगी और उसने पैसों का घमंड भी छोड़ दिया। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो?
सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी, और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है, देख दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं, फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है, और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, माँ जी आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है। एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी थोड़ी चीनी मिलेगी, मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरे किचन में, मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे। ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है। वो माँ जी मैं चीनी लेने आई थी, पर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियाँ तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू क्या बना रही है आज। पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको। उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा मेरा हाथ जल गया। उमा ये तूने जानबूझकर जलाया है ना। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। माँ जी आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी। बेटा तू अभी जानती नहीं है इसको। जब ये पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं।